हेलो एंड वेलकम टू 100% मैथ्स। हम कर रहे हैं क्लास 12th के लिए कॉन्सेप्ट्स एंड फॉर्मूलाज के रिवीजन। तो रिवीजन को कंटिन्यू करते हुए हम इस वीडियो में करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 4 दैट इज़ डिटर्मिनेंट्स को रिवाइज। तो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अगर आपने चैप्टर 1 एंड 2 और 3 वाली वीडियो नहीं देखी है तो इसका लिंक मैंने आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। सो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो नेक्स्ट मूव करते हैं चैप्टर नंबर 4 पे दैट इज़ डिटर्मिनेंट्स। तो अभी हमने स्क्वायर मैट्रिसेस के बारे में पढ़ा अपने चैप्टर नंबर 3 में। तो हर स्क्वायर मैट्रिक्स के साथ हम रियल या कॉम्प्लेक्स नंबर को एसोसिएट कर सकते हैं जिसको हम बोलते हैं डिटर्मिनेंट। अब डिटर्मिनेंट को डिनोट दो तरीके से किया जाता है, या तो DET लिखा जाता है या फिर हम इसको दो डंडों के बीच में इस तरह से लिखते हैं। लेटर सपोज हमारे पास कोई मैट्रिक्स है और ये उसके एलिमेंट्स हैं A, B, C एंड D, राइट। अब अगर हमें इसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना हो तो हम इसको दो डंडों के बीच में इस तरह से लिखेंगे और यहाँ पर भी इस तरह से इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे AD और माइनस करेंगे -BC। तो ये आ गया इसका डिटर्मिनेंट। जब नंबर्स होंगे तो आंसर क्या आएगा, नंबर में ही आएगा। अब अगर बात करते हैं कि हमारे पास ऑर्डर 1 की मैट्रिक्स है तो उसका डिटर्मिनेंट क्या होगा। तो लेटर से हम मान लेते हैं कि हमारे पास कोई A मैट्रिक्स है और ये ऑर्डर 1 की मैट्रिक्स है। ऑर्डर 1 का मतलब हो गया 1 रो 1 कॉलम है। तो अगर हमें इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना हो तो क्या हो जाएगा, इस तरह से, और यही इसका आंसर बन जाएगा। अगर हमारे पास ऑर्डर 2 की मैट्रिक्स हो, अभी हमने सॉल्व किया, तो लेटर से हमारे पास कोई A मैट्रिक्स है, उसका फर्स्ट एलिमेंट हम कैसे लिखते हैं A11, A12, A21, A22। तो बेसिकली अगर हमें इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना हुआ तो हम इसको दो डंडों के बीच में इस तरह से लिखेंगे। अभी हमने सॉल्व किया था, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे A11 इंटू A22 माइनस A21 इंटू A12। तो ये हो गया इसका फॉर्मूला, और इसका मैंने जो एग्जाम्पल है वो पीछे ही आपके साथ डिस्कस किया है। ये हो गया ऑर्डर 2 की अगर हमारे पास मैट्रिक्स हो तो उसका डिटर्मिनेंट हमें कैसे फाइंड आउट करना है। अब बात आ जाती है अगर हमारे पास ऑर्डर 3 की मैट्रिक्स हो तो ऑर्डर 3 की मैट्रिक्स हम जनरल मैट्रिक्स कैसे लिखते हैं, A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33 ऐसे लिखते हैं हम, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हमें इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना हुआ तो कैसे करेंगे। अब हम इसको एक्सपैंड कर सकते हैं किसी भी रो के साथ और किसी भी कॉलम के साथ। तो पहले तो आपको यही डिसाइड करना पड़ेगा यहाँ आपको एक्सपैंड कैसे करना है, विद रो और विद कॉलम। तो हमारे पास यहाँ पर 3 रोज हैं एंड 3 कॉलम्स हैं। तो मैं यहाँ पर आपको फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम के साथ यहाँ पर कर दिखा देती हूँ। दिस इज़ माय फर्स्ट रो, ठीक है। तो अब यहाँ पर मैं जो एक्सपैंड कर रही हूँ दिस इज़ अलोंग द फर्स्ट रो। आप इसे चाहे फॉर्मूला समझ लीजिए या अगर कॉन्सेप्ट समझ के करेंगे तो कभी भी मिस्टेक नहीं होगी, ठीक है। तो हम इसका फाइंड आउट करने जा रहे हैं डिटर्मिनेंट। अब फर्स्ट रो, अब यहाँ पर आपको साइंस बहुत इंपॉर्टेंट है। साइंस कैसे हमें डिसाइड करते हैं, ये जो इसके हम नीचे लगे हुए हैं इसके बेसिस पर डिसाइड करते हैं। अगर ये प्लस करके जो नंबर है वो हमारे पास इवन बन जाता है तो पॉजिटिव साइन, अगर ऑड बन जाता है तो नेगेटिव साइन। तो अब आप डिसाइड कर लीजिए। देखो 1 + 1 2 दैट इज़ इवन, तो प्लस, माइनस 1 + 2 3 हो गया, ऑड नंबर बन गया, तो यहाँ पर माइनस आ गया। यहाँ पर प्लस, यहाँ पर माइनस, यहाँ पर प्लस, यहाँ पर माइनस, प्लस माइनस प्लस। ये हमेशा इसी तरह से मैट्रिक्स का फॉलो होता है। आप चाहे तो इसको याद रख लो, चाहे इसको कॉन्सेप्ट के साथ लर्न कर लो, ठीक है। अब यहाँ पर इसका मतलब है यहाँ पर प्लस आएगा, यहाँ पर माइनस आएगा और यहाँ पर प्लस आएगा, क्योंकि मैं फर्स्ट रो की बात कर रही हूँ, ठीक है। तो प्लस माइनस प्लस चलेगा। तो सबसे पहले प्लस माइनस प्लस लिखा क्यों है, क्योंकि मुझे यहाँ पर एलिमेंट लिखना है। पहले पहला एलिमेंट, फर्स्ट रो का पहला एलिमेंट A11 लिख लिया और इसके आगे मैंने प्लस का साइन डाल दिया। अब पहले रो और पहले कॉलम को मुझे क्या करना है, छोड़ देना है। अब जो बाकी बची वो तो 2x2 मैट्रिक्स बची है ना, ये 2x2 मैट्रिक्स बच गई ना, इसको यहाँ पर लिख दो A22, A23, A32, A33। इसको आप सॉल्व कर सकते हो क्योंकि ऑर्डर 2 की मैट्रिक्स तो आपको सॉल्व करनी आती है,
ठीक है ना, और फिर बाद में A11 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, पहला स्टेप हो गया। उसके बाद दूसरा एलिमेंट, अब दूसरे फर्स्ट रो का दूसरा एलिमेंट कौन सा है? फर्स्ट रो का दूसरा एलिमेंट है A12, पर यहाँ पर ध्यान क्या रखना है आपको? माइनस का साइन लगाना है। ठीक है, सो -A12 हो गया। अब अगर हमने सेकंड रो ये छोड़ दिया है हमारा सेकंड एलिमेंट का, ये जो इसकी करस्पॉन्डिंग रो एंड कॉलम है वो हमने छोड़ दिया। सो A12 इसको छोड़ के जो मैट्रिक्स बन रही है वो बन रही है A1 A21 A31 A23 A33। ठीक है, राइट। अब ये हो गया हमारे पास इस तरह से। अब हमारे पास तीसरा एलिमेंट है और प्लस का साइन आएगा। तीसरा एलिमेंट क्या है? A13 है। इसकी करस्पॉन्डिंग रो एंड कॉलम को छोड़ देंगे, बाकी 2 by 2 मैट्रिक्स जो बच रही है वो हम यहाँ पर लिख लेंगे। ठीक है, तो इसको हम पूरा सॉल्व कर लेंगे जब हमारे पास नंबर्स होंगे और फिर हमारा डिटर्मिनेंट आ जाएगा। ये अभी आपको देखने में शायद थोड़ा डिफ़िकल्ट लग रहा होगा, बट जब आप सॉल्व करते हैं तो इट इज़ ईजी। ओके, इसी तरह से आपने किसी भी रो या किसी भी कॉलम के थ्रू इसको एक्सपैंड कर सकते हैं और डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल, अब इसके हमारे पास लेटर से हमारे पास 3 वर्टिसेस हैं ट्रायंगल के और इसके कोऑर्डिनेट्स इस तरह से हैं। ए के कोऑर्डिनेट्स हैं x1 y1, बी के कोऑर्डिनेट्स हैं x2 y2 और सी के कोऑर्डिनेट्स हैं x3 y3। तो अगर हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड आउट करना हो तो इसके लिए हम क्या करते हैं? 1/2 लगाते हैं बाहर और डिटर्मिनेंट का साइन लगाते हैं और इसके कोऑर्डिनेट्स हम यहाँ पर लिख लेते हैं। सो x1 x2 एंड x3, y1 y2 y3 और लास्ट वाले में कॉलम में 1 1 1 आएगा और इसको फिर हम सॉल्व कर लेते हैं। तो इस तरह से हम एरिया ऑफ ट्रायंगल को फाइंड आउट कर सकते हैं यूजिंग दिस कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट मेन कॉन्सेप्ट आ गया आपका माइनर्स एंड कोफैक्टर्स का। सो माइनर्स को हम डिनोट करते हैं MIJ, ठीक है, और कोफैक्टर्स को हम डिनोट करते हैं AIJ, राइट। अब MIJ, सो माइनर्स कैसे निकाले जाते हैं? सो एक एग्जांपल के साथ हम इसको डिस्कस करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। सो लेट अस से हमारे पास ये एक मैट्रिक्स है और ये 3 by 3 की एक मैट्रिक्स है। अब मैंने आपको बोला कि इसमें से आप माइनर निकाल दीजिए ऑफ एलिमेंट 6 एलिमेंट जो है आपके पास मैट्रिक्स में, इसका आप माइनर निकाल दीजिए। तो आप क्या करेंगे? सिंपल, इसके करस्पॉन्डिंग जो कॉलम है, रो है, और इसके करस्पॉन्डिंग जो कॉलम है वो आप छोड़ देंगे। आपके पास जो बचेगा वो आप लिख लेंगे। तो मेरे पास बच रहा है 1 2 7 एंड 8 और 2 by 2 मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट तो आपको बहुत अच्छे से निकालना आता है। सो क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई 8 माइनस 14 दैट इज इक्वल टू -6। तो माइनर क्या हुआ एलिमेंट 6 का? -6 हो गया। ऐसे आप किसी भी एलिमेंट का माइनर जो है वो निकाल सकते हैं। ठीक है, अब बात आती है कोफैक्टर्स की। सो व्हाट इज कोफैक्टर्स? तो कोफैक्टर्स होते हैं, डिनोट करते हैं हम AIJ के साथ। ठीक है, इट इज़ इक्वल टू AIJ जो है वो होते हैं माइनस ऑफ I प्लस J, साथ में आपका माइनर लगता है। तो मतलब अगर कोफैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं तो पहले आपको माइनर्स निकालने ही पड़ेंगे। तो माइनर ऑफ एवरी एलिमेंट आपको निकालना ही पड़ता है। उसके बाद आप माइनस प्लस डिसाइड करेंगे इसके बेसिस पे। ये भी बहुत इजी सा है, आपको मैं एक बार एग्जांपल से बता देती हूँ। लेटर से हमारे पास एक मैट्रिक्स है 2 3 1 4। लेटर सपोज ये मैट्रिक्स है। सो कोफैक्टर्स निकालने से पहले हमें इसके माइनर्स निकालने पड़ेंगे। सो माइनर्स निकालूंगी सबसे पहले वाले एलिमेंट का, यानी कि 2 1 1 वाला एलिमेंट है। इस 2 का हम क्या निकालेंगे? माइनर निकालेंगे। तो इसके करस्पॉन्डिंग रो एंड कॉलम को अगर मैं छोड़ दूं तो मेरे पास सिर्फ 4 बच रहा है, तो यही इसका क्या आ जाएगा? माइनर आ जाएगा। अब मैं चलती हूँ अपने सेकेंड एलिमेंट पे, यानी कि 3 पे, है ना। ये मेरा सेकेंड M12 एलिमेंट है। तो इसके करस्पॉन्डिंग रो एंड कॉलम को अगर छोड़ दूँ तो मेरे पास 1 बच रहा है, तो ये 1 हो गया। देन हमारे पास M21 का अगर हमें निकालना हो, M21 का इसका निकालना हो तो इसकी करस्पॉन्डिंग रो एंड कॉलम को छोड़ दीजिए, तो ये आ गया 3। और M22 का अगर हमें निकालना हो तो हम क्या करेंगे? इसकी करस्पॉन्डिंग रो एंड कॉलम को छोड़ दीजिए, तो ये आ गया आपके पास 2।
राइट। तो ये बन गए आपके पास इसके माइनर्स। अब बात आती है हमने क्या निकालना है, हमने इसके निकालने हैं कोफैक्टर्स। तो हम निकाल लेंगे A11, A12, A21 एंड A22, राइट। अब क्या करना होता है, माइनस ऑफ ये i प्लस जे क्या है, यही i प्लस जे है, 1 + 1 दैट इज 2, माइनस का स्क्वायर कितना हो गया, पॉजिटिव हो गया है ना, और साथ में आप इसका माइनर लगा देंगे दैट इज इक्वल टू +4। अब माइनस ऑफ 1 + 2 इंटू इसका माइनर क्या है 1, -1 की पावर 3, ऑब्वियसली माइनस रहेगी तो -1 बन गया। अब यहाँ पर आप सीधा ही कर सकते हैं कि ये वाला हमेशा माइनस होगा और ये वाला माइनस, ये वाला प्लस और ये वाला भी प्लस। आप इसके अगर आप चक्कर में नहीं फंसना चाहते तो आप रहने दीजिए, आप सीधा ही याद रख लीजिए कि अगर नीचे इवन बन रहा है तो पॉजिटिव साइन आएगा, ऑड बन रहा है तो नेगेटिव साइन आएगा, सीधा डायरेक्टली, ठीक है। अब यहाँ पर -3 हो गया और यहाँ पर 2 हो गया। सो ये मेरे जो को फैक्टर्स आ गए वो आ गए 4, -1, -3 एंड 2। ये आ गए आपके पास को फैक्टर्स। तो माइनर्स एंड को फैक्टर्स, वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट आ गया आपके पास एडजॉइंट एंड इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। अगर आपके पास अगर आपको पिछला कॉन्सेप्ट क्लियर है माइनर्स और कोफैक्टर्स का तो आपको ये भी बहुत अच्छे से आ जाएगा। सो एडजॉइंट क्या होता है, बेसिकली जो हमने अभी कोफैक्टर्स वाली जो मैट्रिक्स निकाली उसका अगर आप ट्रांसपोज कर दो तो आपके पास एडजॉइंट आ जाता है, दैट इज, ठीक है। तो एडजॉइंट को हम लिखते हैं ADJ और साथ में मैट्रिक्स का नाम लिखा जाता है। अभी हमने निकाला था, ये हमारी क्या थी, कोफैक्टर्स की हमारे पास ये मैट्रिक्स आई थी, तो हम इसको यहाँ पर कॉपी कर लेते हैं। सो ये मेरे पास कोफैक्टर्स की क्या आई थी, मैट्रिक्स आई थी, ठीक है। अगर अब हम इसका ट्रांसपोज कर दें तो ट्रांसपोज, ये मैंने साइन लगा दिया तो ये मेरे पास बन जाएगा एडजॉइंट A। ट्रांसपोज कैसे करते हैं, रो कॉलम बन जाता है, कॉलम रो बन जाता है, ये हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा। सो यहाँ पर -1 आ जाएगा, यहाँ पर -3, तो यहाँ पर आ गया 2। तो ये बन गया आपका एडजॉइंट A। अब इसके बेसिस पे कुछ थ्योरम्स हैं, रिजल्ट्स हैं, तो आपको याद रखनी है। थ्योरम नंबर 1 कहती है कि अगर हमारे पास कोई A² मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर n, तो A इंटू एडजॉइंट A या एडजॉइंट A इंटू A करो तो इज इक्वल टू किसके होता है, ये डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू I, राइट। अगर आपके पास कोई A² मैट्रिक्स है तो आप उसका मल्टीप्लिकेशन करो A विद द एडजॉइंट A और एडजॉइंट A विद द A, तो वो किसके इक्वल होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू I, दैट इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ओके। अब स्क्वायर मैट्रिक्स जो होती है वो दो तरह से हो सकती है, एक सिंगुलर और नॉन सिंगुलर। अब सिंगुलर कब होती है, जब हम किसी का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करें और वो 0 आ जाए तो वो सिंगुलर मैट्रिक्स होती है। अगर वो डिटर्मिनेंट 0 नहीं है तो वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होती है। ये होगी थ्योरम नंबर 1। थ्योरम नंबर 2 कहती है कि अगर A एंड B कोई नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस है, नॉन सिंगुलर का मतलब हो गया कि उसका डिटर्मिनेंट जो है वो 0 नहीं आएगा ऑफ सेम ऑर्डर, तो उसका जो मल्टीप्लिकेशन है दोनों मैट्रिसेस का वो भी नॉन सिंगुलर ही होगा। थ्योरम नंबर 3 कहती है कि अगर हम डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कर रहे हैं A इंटू B का, तो अलग अलग से डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करेंगे, A का डिटर्मिनेंट इंटू B का डिटर्मिनेंट। थ्योरम नंबर 4 कहती है कि स्क्वायर मैट्रिक्स तभी इन्वर्टेबल होती है इफ़ एंड ओनली इफ़ A इज़ द नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। एक मैट्रिक्स तभी इन्वर्टेबल होती है जब वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, यानी कि उसका जो डिटर्मिनेंट है वो आपका 0 नहीं आए। तो सबसे पहले जब भी आपको इन्वर्स फाइंड आउट करने के लिए आए किसी मैट्रिक्स का, तो आप क्या करेंगे, आप सबसे पहले फाइंड आउट करेंगे उसका डिटर्मिनेंट, चेक करेंगे उसका डिटर्मिनेंट। अगर उसका डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 है तभी आप आगे चलेंगे, ठीक है, क्योंकि वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। सो इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स का बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला और बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है बोर्ड्स में, तो ये है A इनवर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू एडजॉइंट A। अब मैंने आपको डिटर्मिनेंट करना भी सिखा दिया, एडजॉइंट भी करना सिखा दिया, तो आप क्या करेंगे, दोनों को अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स आ जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट्स एंड मैट्रिसेस।
अब यहाँ पर दो तरह के सिस्टम होते हैं, एक कंसिस्टेंट और एक इनकंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट वहाँ होता है जहाँ पर सोल्यूशन जो है वो वन और मोर एग्जिस्ट करती हैं। इनकंसिस्टेंट ऑब्वियसली जहाँ पर कोई सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता है। अब यहाँ पर सोल्यूशन कैसे फाइंड आउट करते हैं हम लीनियर इक्वेशंस का, यूजिंग इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। तो लेट अस सपोज हम मान लेते हैं कि हमारे पास a1x b1y c1z इज इक्वल टू d1, ये मेरी पहली इक्वेशन है सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस की। b2y c2z इज इक्वल टू d2, a3x प्लस b3y प्लस c3z इज इक्वल टू d3। तो हम इसमें क्या करेंगे, हम सबसे पहले यहाँ पर ए मैट्रिक्स लिखेंगे। ए मैट्रिक्स में हम जो ये एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट्स हैं वो लिखेंगे, a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3। ठीक है, आपको बहुत बार ये क्वेश्चन बोला जाता है कि ये वाली लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करिए यूजिंग इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। तो इनवर्स आपने ऑलरेडी करना सीख लिया, वो ये फॉर्मूले से आप निकाल लेंगे। अब उसके बाद आप उन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को कैसे सॉल्व करेंगे, आपके पास कुछ लीनियर इक्वेशंस दी होंगी, आप उसको इस मैट्रिक्स की फॉर्म में इस तरह से लिख लेंगे। दूसरी बी मैट्रिक्स लिखेंगे आप, बी मैट्रिक्स जो आपकी राइट हैंड साइड पे होगा वो आप यहाँ पर लिखेंगे d1 d2 d3, और एक एक्स मैट्रिक्स लेंगे जिसमें आप ये वेरिएबल्स लेंगे दैट इज एक्स वाई जेड, जिसकी वैल्यूज़ आपको फाइंड आउट करनी है। तो अब हमने जब फाइंड आउट करना है तो हमने चेक करना है सबसे पहले कि वो क्या वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। तो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स के लिए हम उसका डिटर्मिनेंट चेक करेंगे सबसे पहले। अगर उसका जो डिटर्मिनेंट है वो नॉट इक्वल टू ज़ीरो है, यानी कि वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, तो उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। तो हम क्या लिखेंगे, ए एक्स इज इक्वल्स टू बी लिखेंगे, एक्स इज इक्वल्स टू ए को उधर ले जाएंगे, ये ए इन्वर्स बन गया। और ए इन्वर्स आप ऑलरेडी निकाल चुके होंगे क्वेश्चन में, उसको बी मैट्रिक्स के साथ सीधा मल्टीप्लाई कर देना, आपके पास जो अननोन वेरिएबल्स है उसकी वैल्यूज़ आ जाएंगी। मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस अपने वीडियोस में डिस्कस करे हैं इस टॉपिक के ऊपर। अब केस नंबर 2, हमने जब डिटर्मिनेंट चेक करा तो क्या वो इक्वल टू ज़ीरो आ रहा था या नहीं आ रहा था। अगर नहीं आ रहा था तो वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, बट अगर डिटर्मिनेंट ज़ीरो आ रहा था तो वो क्या है, एक सिंगुलर मैट्रिक्स है। अब सिंगुलर मैट्रिक्स है तो उसका क्या इन्वर्स एग्जिस्ट करता है, ठीक है, नहीं करता है, वो हम उसमें कैलकुलेट करेंगे एडजॉइंट ए इंटू बी। तो हम बेसिकली वहाँ पर ये वाली चीज़ नहीं लगाएंगे, हम यहाँ पर लगाएंगे एडजॉइंट ए इंटू बी मैट्रिक्स। आप ए मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालेंगे, वो आपने निकाला ही होगा, और उसको बी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। अब जब ये मल्टीप्लिकेशन जो है अगर वो नॉट इक्वल टू ज़ीरो है तो सोल्यूशन एग्जिस्ट करता ही नहीं है। ठीक है, अगर वो नॉट इक्वल टू ज़ीरो है, कोई और नंबर आ रहा है, तो वो इनकंसिस्टेंट है, सोल्यूशन वहाँ एग्जिस्ट करता ही नहीं है। अगर वो ज़ीरो है तो सोल्यूशन वहाँ पर कंसिस्टेंट या इनकंसिस्टेंट हो सकता है, या तो बहुत सारे सोल्यूशंस हो सकते हैं या नो सोल्यूशन हो सकता है, डिपेंड करता है कि वो किस तरह का आ रहा है। ठीक है, तो ज़्यादातर जो केसेस हैं, ज़्यादातर जो क्वेश्चंस हैं वो केस नंबर 1 पे ही पूछे जाते हैं, केस नंबर 2 बहुत ही ज़्यादा रेयर होता है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट चैप्टर नंबर 4 डिटर्मिनेंट्स।